हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 का केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं बहुत सारे प्रकार की होती हैं, यानी कई तरह से अभिक्रियाएं होती हैं जिनका प्रकार अलग अलग है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करके स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। पहला हम लोग का है संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन जो अभिक्रियाएं हैं इसमें इसके नाम पर ये अभिक्रियाएं भी है। संयोजन यानी संयोजन मतलब साफ साफ दिख रहा है कि संयोग करना, यानी दो या दो से अधिक तत्व या कंपाउंड यानी यौगिक आपस में मिल करके एक नए यौगिक का जो निर्माण करते हैं वो आपके क्या कहलाती है, वही संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका डिफिनेशन देख लेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ जहां पर आती है, यानी तो पदार्थ के स्थान पर तत्व भी हो सकते हैं, यानी तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके यानी मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रियाएं जो होती है क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और उसमें हम लोग की प्राप्त होगी। हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना हम लोग देखते हैं, लाते हैं चूना, यदि उसमें जल डालेंगे तो वह उष्मा देती है, यानी वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और उष्मा भी देती है। वहीं से रिएक्शन को लिया गया है। फिर से दूसरा रिएक्शन देख लेंगे। तो हम लोग का पहला रिएक्शन हो गया, दूसरा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह एग्जाम में यदि आ गया, इसका नाम संयोजन अभिक्रिया लिखिए तथा उसके एग्जाम्पल भी लिखिए, तो आप लोग इसका डिफिनेशन भी लिख देंगे और उसका एक एग्जाम्पल देंगे, एक या दो या तीन, जितना मन के उतना दे सकते हैं, एक से अधिक नहीं दे सकते हैं, एक ही दे दो बेटर रहेगा। अगला हम लोग का है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन मतलब साफ साफ दिख रहा है, वियोजन मतलब यानी दो तत्व हैं, यानी कंपाउंड ले लो, सबसे बेटर रहेगा, कंपाउंड ले लो। कंपाउंड को यदि उष्मा के माध्यम से या ताप के माध्यम से या विद्युत के माध्यम से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपघटित कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने छोटे तत्वों या यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये तीन प्रकार की होती है। यदि उष्मा के माध्यम से हुआ तो उष्मीय अपघटन, यदि प्रकाश के माध्यम से हुआ तो प्रकाश अपघटन, यदि विद्युत के माध्यम से हुआ तो विद्युत अपघटन कहलाती है। एक एक देख लेते हैं हम लोग। माने कैल्शियम कार्बोनेट में यदि उष्मा के माध्यम से उष्मा दिया जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये उष्मा के माध्यम से हुआ है तो इसको हम लोग कह सकते हैं उष्मीय अपघटन। अगला हम लोग का है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। AgCl में क्या करेंगे, सूर्य का जो प्रकाश डालेंगे इस पर तो सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, तो यह प्रकाश के माध्यम से हुआ तो क्या कहलाएगी, प्रकाश अपघटन कहलाएगी। अगला हम लोग का है जल को विद्युत अपघटन कराएंगे। विद्युत जब धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने कैथोड और एनोड पर जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, यानी यह विद्युत के माध्यम से अलग हो रहा जल तो क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन कराती है। आप लोगों का जो क्लास 10th है इसमें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पूछ सकता है इतने इसके नाम से, बट या उष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन या विद्युत अपघटन को डिवाइड नहीं किया है, वो हम अलग से बता दे रहे हैं इसको। यदि आ गया उष्मीय अपघटन तो ये लिख सकते हैं, प्रकाश अपघटन आ गया तो ये लिख सकते हैं, विद्युत अपघटन आ गया तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो वियोजन अभिक्रिया आ गया तो इसमें से कोई एक एग्जाम्पल लिख देंगे। आप लोग इसको तब तक लिखिए, नोट कीजिए इसको।
यह अभिक्रिया हम लोग का होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है विस्थापन यानी एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाना, यानी एक स्थान पे दूसरा स्थान पे कौन जा सकता है, हम लोग दैनिक जीवन में इंसानों में ले लो कि यदि कोई मजबूत आदमी हो और एक कमजोर आदमी हो, तो जो मजबूत वाला जो आदमी होगा वो कमजोर आदमी को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा यानी हटा देगा। तो इसी प्रकार यानी सेम टू सेम उसी कंडीशन, यदि उसी प्रकार है इसमें भी जो तत्व अधिक क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी इसमें देख सकते हैं विस्थापन का डिफिनेशन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों से यानी यौगिकों से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। स्वयं देखिए यहाँ पे Fe जो है कॉपर को विस्थापित करेगा, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब जो विस्थापन अभिक्रिया है दो प्रकार की होती है। पहला हम लोग का एकल विस्थापन अभिक्रिया सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा होता हम लोग का द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब पहला हम लोग का है एकल विस्थापन अभिक्रिया। वह एकल विस्थापन कह रहा एकल विस्थापन यानी एकल मतलब एक, विस्थापन मतलब अलग होना, यानी जब कोई एक तत्व दूसरे तत्वों को विस्थापित कर देगा तो उस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी तो क्या कहलाएगी, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का विस्थापन होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें एक तत्व का विस्थापन होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहा है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, वो क्या है, लोहा है और वो कॉपर सल्फेट है। लोहे को कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो Fe होता है कॉपर से विद्युत रासायनिक श्रेणी में, आप लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी अगले चौथे चैप्टर में। तो जो लोहा होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर होता है, और जो ऊपर होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में वह अधिक क्रियाशील होता है। जो अधिक क्रियाशील है वह कम क्रियाशील तत्व क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यानी जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलय में जब डालेंगे तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ से बन जाएगा FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। यहाँ बन जाएगा हम लोग का आयरन सल्फेट। और हम लोग कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो एक अलग से हम लोग का क्वेश्चन भी बनता है हम लोग का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी क्या होता है जब लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो हम लोग बता सकते हैं जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डालेंगे तो जो लोहा होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जिससे कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, जिससे इसका रंग को क्या कर देगा, बदल देगा। अगला हम लोग देखेंगे द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन। द्वि मतलब दो, विस्थापन मतलब अलग होना, या उभय मतलब दो। जैसे हम लोग देखते हैं साइंस में पढ़ते हैं उभयचर, यानी जो जमीन पर भी रहता है और जो जल में रहता है उसको क्या कहेंगे, उभयचर। यानी उभय मतलब दो, यानी दोनों स्थान पे जो रहता है। तो उसी तरह से वही से लिया गया उभय को। द्वि विस्थापन दो लोगों का विस्थापन होता है इसमें, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका देख लें दो लोगों का विस्थापन, यानी लग रहा है कि दो यौगिक हैं सब। जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उसमें का जो आयन होगा एक दूसरे को विनिमय के माध्यम से अलग कर देंगे, उसका स्थान यह ग्रहण कर लेगा, उसका स्थान वह ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका डिफिनेशन देखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में, ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, ये हम लोग का अभिकारक होता है और हम लोग का उत्पाद होता है। जो अभिक्रिया करता है आपस में वो हम उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, और अभिक्रिया करके जो बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यानी यह हम लोग का पूरा अभिकारक है और ये हम लोग का पूरा क्या है, उत्पाद है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में आयनों के परस्पर, आयन, ये हम लोग का एक आयन है, एक आयन है, एक आयन है, एक आयन यह है। तो आयनों के परस्पर विनिमय मतलब एक स्थान से दूसरा स्थान पर जाना द्वारा नए उत्पाद का निर्माण बनता है। विनिमय के द्वारा नए उत्पाद का निर्माण होता है, उसे विद्युत विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है। तो कह रहा है आयनों के परस्पर विनिमय के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम यहाँ पर चला जाएगा और सोडियम यहाँ पर चला जाएगा, या क्लोरीन यहाँ पर, या क्लोरीन मान लीजिए सोडियम के पास चला जाएगा, सल्फेट बेरियम के पास चला जाएगा, कुछ भी कहिए। तो बेरियम यहाँ पर आ जाएगा तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और जब सोडियम यहाँ पर चला जाएगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसको आप लोग नोट कीजिए, इसका नाम लिख दे रहे हैं सोडियम। तब तक इसको लिखते रहिएगा। यहां पर हम लोग देखेंगे सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। सोडियम है और सल्फेट है तो मिलकर सोडियम सल्फेट बना। बेरियम है और क्लोरीन है तो बेरियम क्लोराइड बन गया। बेरियम और सल्फेट है तो बेरियम सल्फेट। NaCl है तो सोडियम क्लोराइड हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेरियम जो है बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, एक होता है बेरियम और एक होता है बेरिलियम और एक होता है बोरान और एक होता है ब्रोमीन। इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होना। बेरियम, बेरिलियम, बोरान और ब्रोमीन, कंफ्यूजन कभी मत होना। हाई स्कूल है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पे। और हाई स्कूल वाले ध्यान दीजिए बाबू कि इसमें हम लोग का अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अभिक्रिया कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम लोग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का बोर्ड परीक्षाओं के लिए। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया पूछ सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे सोडियम सल्फेट से सोडियम क्लोराइड, या बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट, या क्या होता है जब सोडियम सल्फेट में, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया लर्न करने के साथ साथ ये हम लोगों का एक के साथ 2 या 3 रिएक्शन हम लोग क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। हम लोग 2-3 क्वेश्चन और याद हो जाता है मात्र एक क्वेश्चन तैयार करने से। इसमें भी उसी तरह से है, क्या होता है जब लोहे को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक क्वेश्चन यह बन गया हम लोग का। या क्या होता है, कैसे प्राप्त करेंगे कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये क्वेश्चन हम लोग का ये बन गया। और एकल विस्थापन का हम लोग का डिफिनेशन में एग्जाम्पल तो यही है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तब तक नोट करना इसको बहुत। इसमें हम लोग है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, यानी जिसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी, यानी कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। डिफिनेशन उसका क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसके उत्पाद को प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊष्माक्षेपी जब भी अभिक्रिया होती है, यानी जिसमें ऊष्मा जब भी बाहर निकलती है तो उसमें प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं, उसमें ऊष्मा को प्लस चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को जब जलाते हैं, चाहे कोयले को जलाते हैं, कोयला देखें सभी लोग, तो कोयले को जलाते हैं तो जलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो ग्रेफाइट को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आप वो देखे हुए कोयले को जलते हुए देखे होंगे, जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है।
तो उसमें ऊर्जाएं भी होती हैं, ऊर्जाएं भी बाहर निकलती हैं। तो उसमें कितनी ऊर्जाएं जब बाहर निकलती हैं, ताप ताप जो निकलता है वही बात हुई ऊर्जा। तो उसमें 94 किलो कैलोरी की ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो हम लोग का एक एग्जाम्पल यह हो जाएगा, यानी कि लिख देंगे ऐसे कि ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, जैसे भी लिख सकते हैं, ग्रेफाइट को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तथा 94 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके विपरीत उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी, शोषी मतलब शोषण से लिया गया यहाँ पे। तो उसका मतलब उष्मा शोषण मतलब सोखने वाली, सोखना यानी शोषण करना। तो जो उष्मा को अवशोषित करता है यानी अवशोषण जिसमें होती है तो वो क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इन्हें माइनस चिन्ह से यानी ऋण चिन्ह से दर्शाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करेंगे, इसको जब आपस में गर्म करते हैं तो बहुत ज्यादा ताप की आवश्यकता पड़ती है इसको गर्म करने के लिए। मान लीजिए लोहे को ही गर्म करेंगे तो ताप की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग उष्मा क्या होती है, समाप्त खत्म होती है। यहाँ पे उष्मा अवशोषण करता है लोहा। जब लोहे को गर्म करेंगे तो उष्मा को अवशोषण करेगा, ना कि वह ताप देगा। तो यदि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पर आप लोग का नया हम लोग का नाम यहाँ पर है नाइट्रिक ऑक्साइड। NO से क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। एक होता है N2O और नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो N2O होता है, लेकिन तो यहाँ पर NO है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और 94 किलो कैलोरी की ऊर्जा यह ग्रहण करेगा। यानी यह ग्रहण जब करेगा तो इसमें क्या करेंगे, -45 किलो कैलोरी दिखाएंगे माइनस में, क्योंकि यह ग्रहण कर रहा है ना कि हम लोग का बाहर निकल रहा है। क्योंकि इसको गर्म करने के लिए 45 किलो कैलोरी की ऊर्जा देनी पड़ रही है, तब जाकर यह गर्म हो रहा है और गर्म होने के बाद यह नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल रहा है। इसके विपरीत यहाँ पर था, इसको जब जलाएंगे तो ऊर्जा ही दे रहा था, तो अपने आप ही प्लस चिन्ह से दर्शाएंगे। अगला हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण देखेंगे, ऑक्सीडेशन। इसके बहुत सारे डिफिनीशन होते हैं ऑक्सीकरण के। पहला तो हम लोग को हो जाएगा ऑक्सीकरण, नाम से देख लो, ऑक्सीकरण यानी जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता हो। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीकरण, ध्यान दे लीजिएगा। ऑक्सीजन ये ऋण चिन्ह वाला है, ऑक्सीजन निगेटिव वाला होता है। यानी जो ऐसे डिफिनेशन का क्या, ऑक्सीकरण, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को, करण मतलब ग्रहण करना। यानी जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। या इस तरह भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन हम लोग का निगेटिव चिन्ह वाला है तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो निगेटिव यानी ऋण को जो आप क्या कहते हैं, विद्युत ऋण आवेश में वृद्धि होती है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। भाई ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पहला डिफिनीशन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में और देख लीजिएगा, जैसे कॉपर और ऑक्सीजन को जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो ऑक्सीजन के इसमें क्या हो रहा है, योग हो रहा है। तो कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। या इसका डिफिनीशन और अलग है, वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय अवयवों में वृद्धि होती है। ऋण विद्युतीय जो अवयव होंगे उसमें वृद्धि होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यानी इसमें देख सकते हैं स्टैनिक क्लोराइड हम लोग का है, SnCl2 को जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ऋण विद्युतीय तत्व हम क्लोरीन हम लोग का है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन की वृद्धि हो रही है तो हम लोग क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। यही वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है वो हम लोग क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला हम लोग का है, कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या ऐसे भी हो सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हो, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हो। जैसे मान लीजिए सोडियम है,
सोडियम यदि सोडियम आयन बनाएगा, आप लोग 9th में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा अच्छी, यहाँ पे अच्छी तरह से। सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11 है, 11 है। और सोडियम आयन यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो सोडियम के पास यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है। यदि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10 इलेक्ट्रॉन। यदि निगेटिव चिन्ह होता तो ग्रहण करता तो 12 हो जाता, लेकिन तो यहाँ सोडियम लोग का पॉजिटिव वाला होता है हमेशा। इसके विपरीत देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। यदि मान लीजिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसके पास कितना हो गया? 18। बट यहाँ पर हम लोगों का सोडियम है, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। यदि सोडियम आयन बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। तो सोडियम है, जब सोडियम आयन जब बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कराएंगे? इसको ग्रहण कराएंगे ताकि दोनों पक्ष क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो अगला हम लोग का डिफिनीशन है, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हो, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होंगी उसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। नोट कर लीजिए इसको। अब हम देखने वाले हैं अपचयन। अपचयन में देखेंगे कि यह ऑक्सीकरण के पूरा का पूरा क्या होता है? उल्टा होता है। ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है। बट अपचयन में क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो अगला डिफिनेशन वैसे भी बोल सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के बाहर निकलता है उसको हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। या अब हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है यानी धन विद्युती, हाइड्रोजन क्या होता है? धन विद्युती होता है। तो धन विद्युती का क्या होगा? में वृद्धि होगी ना। तो कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें धन विद्युती अवयव में वृद्धि होती है अपचयन कहलाती है। या कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें कोई आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे अपचयन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें कोई आयन है, पॉजिटिव चिन्ह के साथ है तो आयन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी अपचयन अभिक्रिया कहलाएंगी। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन का संयोग हो रहा ऑक्सीजन के साथ है तो क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी। इसमें देखिएगा वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता हो, इसी में देखिए ऑक्सीजन भी इसमें बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन इसमें से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, इसके हाइड्रोजन के संग सरिया वाला डिफिनीशन हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आप लोग अपचयन और ऑक्सीकरण को दोनों को एक संग मिलाकर याद करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, इसमें से कोई एक डिफिनीशन मात्र याद करना है। 1 2 3 4 डिफिनीशन है, इसमें से मात्र एक डिफिनीशन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला हम लोग का है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। उसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। बोर्ड परीक्षाओं में नाम आ सकता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, किसी एक के नाम से बोर्ड परीक्षाओं में हमेशा आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाई स्कूल के लिए भी और इंटरमीडिएट के लिए भी। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? यार नाम से ही देख लो, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होता हो तथा अपचयन दोनों एक संग होंगे उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए FeCl3 और SnCl2 और SnCl4, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो SnCl4 और FeCl2 प्राप्त होगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसमें हम देखेंगे कि क्यों ऑक्सीकरण हो रहा है, क्यों अपचयन हो रहा है। ध्यान देने की बातें यहाँ पर है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड है, SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड है और SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड है और FeCl2 फेरस क्लोराइड है। तो इसमें हम लोग देखेंगे FeCl3
और FeCl2। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है Fe के संग और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसको क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाती है। एक और डिफिनेशन मिल गया हम लोग का, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए SnCl2 2 इलेक्ट्रॉन है Sn के संग और SnCl4 Sn के संग कितना भी इलेक्ट्रॉन है, 4। तो Sn और Sn में देखेंगे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हुई ना, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो इनमें देख रहे हैं इस अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, यानी साथ साथ दोनों अभिक्रिया हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहेंगे या रेडॉक्स अभिक्रिया कहें, किसी एक के नाम से आता है बोर्ड परीक्षाओं में। बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का रिएक्शन है। एक चीज हम लोग और देख लेंगे, जैसे एक नाम होता है ऑक्सीकारक, एक होता है अपचायक। एक का नाम है ऑक्सीकारक और एक होता है अपचायक। यार ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है, देखिएगा। ऑक्सीकरण नहीं, ऑक्सीकारक है, और अपचयन नहीं, अपचायक है। दोनों का अलग अलग नाम है। ऑक्सीकरण अलग होता है और ऑक्सीकारक अलग होता है, अपचयन अलग होता है और अपचायक अलग होता है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, आराम से देखिएगा। जिसमें ऑक्सीकरण होता है वह अभिक्रिया, जिसका ऑक्सीकरण होगा वह क्या कहलाएगा, अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण होगा, विपरीत है एकदम, ऑक्सीकरण जिसका हुआ वह अपचायक कहलाएगा और जिसका अपचयन हुआ वह ऑक्सीकारक कहलाता है। एक दूसरे के विपरीत है, ऑक्सीकरण हुआ तो अपचायक और अपचयन हुआ तो ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे संक्षारण तथा विकृत गंधिता। हम लोग का यह है संक्षारण यानी कोरोजन। अबे संक्षारण क्या है, संक्षारण नाम से दिख रहा है, संक्षारण। संक्षारण मतलब नष्ट होना, यानी कोई पदार्थ है जो नष्ट होगा। यानी मान लीजिए लोहा है, लोहा नष्ट कब होगा, यदि उसको नमी में रख दो या ऑक्सीजन के संपर्क में रख दो या किसी तरह खुले में छोड़ दो या किसी रासायनिक अभिक्रिया करा दो, तो लोहा क्या हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका संक्षारण होता रहता है। तो संक्षारण किसे कहेंगे, यानी जब कोई पदार्थ है नमी या ऑक्सीजन या किसी रसायनों के माध्यम से उस पदार्थ को जो नष्ट होना जो होता है वह क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें धातु की ऑक्सीजन, धातु जो है वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रासायनिकों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। यदि लोहा जो है, हमारे धातु में लोहा ले लेते हैं वायु में के ऑक्सीजन के द्वारा या नमी के माध्यम से या अन्य रसायनों के माध्यम से धीमी अभिक्रिया। देखते हैं लोहा जो होती है, जंग जो लगता है धीरे धीरे लगता है। ये नहीं कि लोहा रखे तुरंत एक बार लग गया उस पर जंग, ऐसी कुछ नहीं होता है। धीरे धीमी अभिक्रिया धीरे धीरे क्या होती है, लोहा नष्ट हो जाती है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। जैसे मान लीजिए लोहे पर जंग लगना, देखते हैं लोहे पर जंग लग जाती है। चांदी पर काली परत जमना, आप लोग चांदी खरीदते हैं, देखते हैं चांदी पर काली परत है जम जाते कुछ समय बाद। उसके रोकने के उपाय क्या है, यानी संक्षारण न हो उसके रोकने के उपाय यही है कि उसको पेंट कर दो। पेंट कर दो तो संक्षारण नहीं होगा। या मिश्र धातु बनाकर, अरे मिश्र धातु क्या होता है, इन दो धातुओं को आपस में मिलाकर कोई नया चीज बना देना, वो क्या कहलाती है, मिश्र धातु। जैसे पीतल हुआ, कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। वह पीतल हम लोग क्या होती है, मिश्र धातु होती है। देखते हैं पीतल जल्दी नष्ट नहीं होती है, वो मिश्र धातु होता है इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग विकृत गंधिता, विकृत रेंसिडिटी। विकृत गंधिता नाम से दिख रहा है इसको, विकृत मतलब टूटना, फूटना या सड़ना, ये हम लोग क्या विकृत हुआ। गंधिता मतलब गंध को आना, एंड टूटने फूटने से अब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर विकृत मतलब होता है सड़ना होगा, क्योंकि गंध आ रहा है यहाँ पे ना, तो विकृत मतलब सड़ना, गंधिता मतलब गंध का आना।
यानी कोई पदार्थ है जो सड़ रही है और उसमें से गंध आ रही है, वो हम लोग क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। और यदि कोई पदार्थ है, कब सड़ेगी? डिफिनेशन के माध्यम से देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों में, यानी खाद्य मतलब खाने योग्य पदार्थों में उपस्थित तेल, आप लोग जो भी चीज खाते हैं उसमें जरूर तेल रहता है, कुछ भी रहता है, वसा रहता है। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के धीमे ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाती है। आप लोग कोई खाद्य पदार्थ होता है, वह तेल तथा वसा के धीमे ऑक्सीकरण के माध्यम से उसके गंध का बदल जाना, चाहे स्वाद का बदल जाना, विकृत गंधिता कहलाती है। अब उसके रोकने के उपाय क्या होते हैं? खाद्य पदार्थों को वायुरोधी, जिसमें वायु न पहुंच पाए, वायुरोधी मतलब ये होता है जिसमें वायु न पहुंच पाए, यानी वायुरोधी पात्र में रखना। या चिप्स के पैकिंग में, चिप्स आप लोग देखते होंगे फूला फूला रहता है, चिप्स की जो पैकिंग होती है उसमें गैस भरा जाता है, वह कौन सी गैस भरी जाती है? यहाँ पे देख लेते हैं। चिप्स के पैकिंग में ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरना। वो जो चिप्स जो फुला रहता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, क्योंकि उसके स्थान पर ऑक्सीजन हटा दिया जाता है। जब ऑक्सीजन हटा देंगे तो ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा, जब ऑक्सीकरण नहीं कर पाएगा तो चिप्स हम लोगों का पैकिंग वाला खराब नहीं होगा। ये हम लोग का संक्षारण और विकृत गंधिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक साल ये तो संक्षारण पूछेगा, नहीं तो विकृत गंधिता या रोकने के उपाय सब पूछे जाते हैं। और यहीं पर हम लोग का पहला चैप्टर आज यहीं पर समाप्त हुआ। यदि जो लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहुंच जाएगी। और मैं डेली आप लोग को मैथ का भी वीडियो डाल रहा हूं, ध्यान रहे, मैथ का भी वीडियो जा रहा है साइंस के साथ साथ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि मैथ का भी और साइंस का भी दोनों वीडियो अपने आप चला जाए आपके पास। ओके, थैंक यू।